बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो छूट जाती हैं अक्सर करने से। मैं ये चर्चाएं लाइव आकर करना चाहता हूं ताकि आप लोगों के साथ सीधे सीधे कम्युनिकेट हो सके। लेकिन मैं जब भी लाइव आकर इस तरह की बात करना चाहता हूं या इस विषय पे बात करना चाहता हूं तो लाइव में लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ इतनी तेजी से डालना शुरू करते हैं कि वहाँ फिर कोई और बात करने लायक स्कोप ही नहीं बचता। यानी उनको मना करते करते ही मेरा मूड उखड़ जाता है और मैं लाइव बंद कर देता हूँ। विषय की गंभीरता बहुत ज़्यादा है। जैसे आयु से संबंधी प्रश्न हमें पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। मैं अक्सर अपने YouTube वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि आयु से संबंधी प्रश्न मत किया कीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन, मृत्यु और विवाह सीधे ईश्वर के हाथ में है। अगर मृत्यु योग है तो दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई ज्योतिष उसको टाल नहीं सकता। तो आपका पूछना ही बेमानी है। ये तो एक पक्ष है। दूसरी बात यह है कि आयु से संबंधी बहुत से फलादेश बहुत से ज्योतिषियों ने किए हैं। ऐसे बहुत से क्लाइंट होंगे जो लोग इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके साथ भी ये अनुभव हुआ होगा कि किसी ज्योतिष ने उनके बच्चे के बारे में, उनकी बच्ची के बारे में या पत्नी के बारे में इस तरह का फलादेश कर दिया कि ये नहीं बचेंगे, ये ज़्यादा दिन तक नहीं जिएंगे, इनका मृत्यु योग है। लेकिन ये फलादेश आज से 20-25 साल पहले किया गया था और जिस व्यक्ति की मृत्यु की भविष्यवाणी की गई थी वो व्यक्ति इस वक्त भी जिंदा है और अपना आराम से काम धंधा कर रहा है, शादी विवाह करके बाल बच्चेदार भी बना हुआ है। तो ऐसे फलादेश का क्या औचित्य है? सबसे बड़ी बात या सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी ज्योतिष को किसी भी बच्चे के बारे में इस तरह का फलादेश नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों शास्त्र की बातें तो लोग करते हैं लेकिन शास्त्र सम्मत हरकतें नहीं करते, शास्त्र की बातों को सुनकर नहीं चलते। आयु का प्रश्न मैं लेता ही नहीं हूं। अगर कोई पूछता है मुझसे तो आयु से संबंधी फलादेश करना ही नहीं चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं मेरी आयु कितनी है, तो आपकी आयु 200 वर्ष है कोई कह देगा तो आपको क्या फायदा मिल जाएगा? उससे क्या करेंगे 200 साल जी के? आप बताइए। अगर आपकी उम्र 200 साल हो जाए तो इस वक्त जो आपके मित्र हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उनमें से एक भी नहीं बचेगा आज से 100 साल बाद। यानी आपका कोई मित्र, आपकी कोई प्रेमिका, आपकी पत्नी, ऐसी कोई भी याद जिसे देखकर आप जीना चाहें, नहीं बचेगा। आप समझते हैं पोते पोती ये सब आपको पूछेंगे उस उम्र में? ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं। वो जनरेशन आपको पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि 200 साल अगर उम्र हो जाएगी तो आपके पोते के भी पोते हो जाएंगे, वो पहचानेंगे ही नहीं आपको। कोई पूछेगा तो कहेंगे पता नहीं, इसको तो जब से हमने जन्म लिया है देख रहे हैं घर पे। प्रैक्टिकल आइए, धरातल पे उतरिए, सत्य को स्वीकारिए और वास्तविक जीवन जीने की कोशिश कीजिए। इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछने से भी बचें। कल मेरे घर पे एक क्लाइंट आया था, क्लाइंट क्या, कपल आए थे, पति पत्नी, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर। तो उनकी जो भी क्वेरी थी उसका जवाब मैंने दे दिया। तो बच्ची की माँ जो है वो मुझसे पूछ रही थी कि कोई खतरा तो नहीं है इसके जीवन को, कोई बुरी दशा, अंतरदशा या कोई बंगला में फाड़ा बोलते हैं, फाड़ा मतलब कोई बाधा या कोई खतरा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने उस महिला को बोला विनम्र शब्दों में कि देखिए ऐसी बातें आप लोग पूछा भी मत कीजिए ज्योतिष से, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर ज्योतिष जल्दी देते नहीं है। सही ज्योतिष होगा तो वो देगा नहीं। अगर उसको कोई बड़ा खतरा नजर आ रहा होगा तो वो आपको हेल्थ इशू बोल के निकल जाएगा, हेल्थ इशू बोलकर छोड़ देगा। और एक क्लाइंट होने के नाते अगर आप खतरे के संबंध में पूछते हैं तो जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो समझ लेते हैं कि भाई ये तो जिबा होने के लिए मुर्गी बिल्कुल तैयार, अब इसको जिबा कर दो। तो एक क्लाइंट होने के नाते भी आप ना पूछें इस तरह की बातें कि आने वाले समय में कोई खतरा नहीं ना है। इसका मतलब है कि आप अंदर से ऐसे ही डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? तो अच्छा, दूसरा कारण उसका यह भी होता है कि किसी ज्योतिष ने आपको कहा था कि आपका आने वाला समय या फलाना साल बहुत खतरनाक जाने वाला है, एक्सीडेंट होगा, बीमार पड़ेंगे, फलाना ढिमकाना, इसलिए भी डरे हुए हैं। तो ठीक है, आपका प्रश्न जायज है। और अगर
मेरे जैसा ज्योतिष आपको बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने अंदर से डर निकाल दीजिए। बहुधा ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आयु प्रेडिक्टेबल है, आयु के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है? तो मेरा देखिए बड़ा स्पष्ट मानना है, स्पष्ट बोलना है कि नहीं की जा सकती। वो जितने भी लोग दावे करते हैं और सेक चिल्लियों वाली बातचीत है, नहीं किया जा सकता फलादेश, और करना भी नहीं चाहिए। आप ज्योतिष के पास क्या करने आते हैं? आपके आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं, अच्छा समय बुरा समय कब है इतना जानना चाहते हैं। आप आकर यह मत जानने की कोशिश कीजिए कि मेरी मृत्यु कब होगी। यह हास्यकर प्रश्न है जो लोग पूछते हैं, मेरी मृत्यु कब होगी, यह कोई प्रश्न नहीं है। ज्योतिषियों पे तो दोषारोप लोग करते रहते हैं, लेकिन क्लाइंट्स भी तो कम नहीं जाते इस मामले में। और हां, क्लाइंट्स भी मिसगाइडेड हो गए हैं ज्योतिषियों की वजह से, क्योंकि ज्योतिषियों ने दावे ठोक ठोक करके, सीना ठोक ठोक के इतने दावे किए हैं लोगों के सामने कि ईश्वर ने चाहा तो रोने नहीं दूं, ये उपाय आज कर लेंगे तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी पूरे जीवन भर। इस तरह के दावे कर करके ज्योतिषी खुद ही सेक चिल्ली बन चुके हैं। आज कोई भी गंभीर व्यक्ति, बहुत से गंभीर व्यक्ति ज्योतिषियों पे विश्वास नहीं करते। इसके लिए जिम्मेदार है हम खुद। और मेरे जैसा व्यक्ति कोई अगर सत्य पकड़कर, सत्य बोलकर और हकीकत का आईना दिखाकर चलना चाहता है तो उसकी खिलाफत करने लगते हैं लोग। विभिन्न तरह के आते कमेंट्स पढ़कर बहुत से आइडियाज मुझे मिलते हैं वीडियो डालने के, लेकिन मैं उनको अवॉइड कर देता हूं। जैसे अक्सर ये कमेंट्स आता है कि आप फलादेश दीजिए, इतना एक्सप्लेन करने की क्या। अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो कोई आके कहता है कि एक्सप्लेन कीजिए, क्या आपने फलादेश बता दिया, इसका कोई आधार बताइए। तो ये स्थिति तो है, हास्यकर स्थिति है एक्चुअली। तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं, निर्लज्ज होकर इग्नोर करते हैं। कुछ किया नहीं जा सकता। लोगों की बातें अगर इस तरह सुनने लगेंगे तो काम ही नहीं कर पाएगा आदमी। अपना अपना विचार है, अपनी अपनी सोच है लोगों की। तो मुख्य बात यह है कि ज्योतिष से आपने फलादेश क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, इसको भी आप समझना सीखें। आप लोग समझिए। आप लोगों को यह समझना होगा कि अगर कुंडली में किसी चीज का योग नहीं है तो कोई भी ज्योतिषाचार्य आपको उस चीज की प्राप्ति नहीं करवा सकता। इस सत्य को आपको समझना होगा। लेकिन उसके बावजूद ज्योतिषियों के सेक चिल्लियों वाले दावों के कारण बहुत से क्लाइंट्स सोचते हैं कि ज्योतिष तो करवा ही देगा मेरा ये काम। इसीलिए कई लोग आके कहते हैं, मैं ये सब बातें रिवील नहीं करता जल्दी, लेकिन कई लोग आके कहते हैं कि सरकारी नौकरी हमें दिलवा दीजिए, क्या करना है उसके लिए बताइए। साहिबान, अगर क्या करना है, क्या करने से सरकारी नौकरी अगर मिल जाती तो सबसे पहले मैं करता ना। आज एक अच्छी बड़ी मलाईदार पोस्ट या मलाईदार सरकारी नौकरी लेकर बैठा होता। यहां इतनी बातें थोड़ी करता मैं बैठ के, इतनी मेहनत थोड़ी करता। मेहनत तो बहुत होती है यूट्यूब पे वीडियो डालने में, कुंडली देखने में, पढ़ने में, पढ़ाने में। मेहनत कम नहीं होती, मेहनत बहुत होती है। आप लोगों की उम्मीद से ज्यादा होती है। आप लोगों ने ख्याल किया होगा, मैं लाइव आता हूं तो बैठे बैठे ऐसे करता हूं। ये कुर्सी पे बैठ के काम करते करते कमर में दर्द हो गया है, आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। अभी फिर मुझे जाना है अपनी आई टेस्टिंग करवाने। इस पर भी बहुत लोग आके कहते हैं, अच्छा एक कुंडली का बता दीजिएगा तो आपका का चला जाएगा। खैर, ये सब तो है ही, हम कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे बोलने के बावजूद भी फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। लोग अपने अपने तरीके से ही चलते हैं। लेकिन आयु के बारे में और मृत्यु के बारे में कृपया करके प्रश्न पूछना बंद कीजिए, मत पूछा कीजिए किसी की भी आयु मृत्यु के बारे में। अपने बारे में भी नहीं, अपने पुत्र, अपने पत्नी, अपने पिता, अपनी माता, इसके बारे में भी नहीं। आप मान लीजिए, ऐसा भी बहुत बार होता है, कोई व्यक्ति कंसल्ट कर रहा है, उनकी माता जी की उम्र 75 है, पिताजी की उम्र 80-82 है, 84 है, 85 है, तो भी क्लाइंट्स पूछते हैं उनको कुछ हो नहीं ना जाएगा। तो आप मुझे बताइए प्रैक्टिकली, मैं उस वक्त क्या जवाब दे सकता हूं बताइए। यही ना कहूंगा कि नहीं कुछ नहीं होगा। तो आपको यह प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति की उम्र अगर 75 हो चुकी है, 80 हो चुकी है, 85 हो चुकी है, 90 हो चुकी है, तो यह हास्यकर प्रश्न आप पूछिए ही नहीं कि उनको कुछ हो नहीं ना जाएगा। अरे भाई, अनंत काल तक कौन जीता है? आपको भी प्रैक्टिकल तौर पे पता है कि हर व्यक्ति की एवरेज या औसत आयु 70 या 80 के आसपास होती है। 85-90 के बाद बंदे का शरीर ही नहीं चलता।
रिश्ते नातेदार खुद पूजा पाठ करवाने लगते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाए, जल्दी ये मुक्त हो जाए। तो कृपया करके मृत्यु के बारे में प्रश्न ना किया करें, शास्त्र सम्मत भी नहीं है और मैं तो करता ही नहीं हूं। कोई ज्योतिष अगर मृत्यु संबंधी फला तो वो शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है। विशेष करके किसी बच्चे के बारे में ऐसी भविष्यवाणी करना, जिस बच्चे की उम्र 3 साल है, 4 साल है, उसके माता पिता को यह बोलना कि तुम्हारे इस बच्चे की आयु ज्यादा नहीं है, ये पाप है एक प्रकार का। आप एक ज्योतिष होने के नाते कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको नजर आ रहा हो कि 4 साल 5 साल की उम्र में इस बच्चे की मृत्यु हो सकती है, तो जरूरत नहीं है आपको फलादेश करने की, बहुत बड़ा फलादेशिया बनने की जरूरत नहीं है आपको। आप चुप रह जाइए, आपको जरूरत नहीं है ये बात बोलने की, मत बोलिए। मां बाप का कितना दिल टूटता है इसका अंदाजा भी नहीं है शायद आपको। और आश्चर्य की बात यह है कि उस बच्चे को कुछ हुआ भी नहीं, उस बच्चे को कुछ होता भी नहीं है। 3-4 साल की उम्र में ये बच्चे की मौत हो जाएगी या 3-4 साल बाद ये बच्चा बचेगा नहीं, ऐसी भविष्यवाणी करने के बाद उस बच्चे को कुछ नहीं होता है। आपकी हंसी उड़ जाती है। और हां, मैं समझता हूं कि आप फलादेश शायद शास्त्र सम्मत कर रहे हैं। आपने मानसागरी में पढ़ा होगा कि फलानी उम्र तक इस कॉम्बिनेशन में मृत्यु हो जाती है, ग्रह यहां हो, नक्षत्र ये हो, चंद्रमा वहां हो, मंगल वहां हो तो अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। ये आपने पढ़ा होगा और उस पढ़े हुए को आप अप्लाई कर रहे हैं जातक के ऊपर। नहीं करना है, करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो वो उस वक्त के फलादेश हैं जब बहुत सी सुविधाओं से लोग वंचित थे। देश काल पात्र की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। आज ऐसे बहुत से रोग हैं जिससे हम मुक्त हो चुके हैं। पहले जानते हैं कि हर परिवार में 5-7 बच्चे क्यों हुआ करते थे, 10-10, 12-12 बच्चे क्यों हुआ करते थे। कारण यह भी था कि 10 बच्चे अगर होते थे तो उसमें से 4-5 की मृत्यु हो जाती थी, कुपोषण की वजह से, किसी अनजाने रोग की वजह से। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये चीजें कंट्रोल हुई, बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई, तो 10-12 बच्चे पैदा करने की होड़ में भी कमी आ गई। हाँ, 10-12 बच्चे पैदा करने के पीछे दूसरा कारण यह भी हुआ करता था कि उस वक्त खेती बाड़ी का काम ज्यादा था, जमीनें लोगों के पास बहुत हुआ करती थी, तो जिसके घर में बच्चे ज्यादा होते थे वो ताकतवर होता था। माने घर में ही लठैत पैदा करने वाली मानसिकता थी उस वक्त, तो इसलिए भी करते थे। तो वो समय कुछ और था। 5000 साल पहले के जो नियम है वो अक्षरश आज आप लागू नहीं कर सकते। पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तो उसको अप्लाई करना भी सीखिए। देश काल पात्र के नियम को समझिए। आज भी बहुत से बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य देश काल पात्र की खिल्ली उड़ाते हैं। आप इसको सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि पोस्ट जो होती है ना, खसखस, इंडिया में बैन नहीं, दुबई में, सऊदी में अगर वो पोस्ट लेकर आप जाएंगे जिसको खसखस कहते हैं तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आजीवन सजा भोगनी पड़ेगी आपको। तो यह है देश काल और पात्र का अंतर। एक चीज भारत में गैर कानूनी है, अमेरिका में गैर कानूनी नहीं है। आपकी कुंडली में वो योग अगर है भी तो इंडिया में गैर कानूनी होने की वजह से आप वो काम नहीं कर सकते, अमेरिका में कर सकते हैं। यह है देश काल पात्र, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है ज्योतिषाचार्यों से, आयु मृत्यु पे फलादेश करना बंद करें, विशेष करके बच्चों के ऊपर ना करें। 4 साल 5 साल के बच्चे के बारे में मृत्यु का फलादेश करने से बचें। बस इतनी सी ही बात थी, सिंपल सी बात थी, थोड़ी सी लंबी खिंच गई शायद। अब बिल्कुल एकदम कट टू कट बोलूंगा तो मजा भी नहीं आएगा, कुछ बोलना पड़ता है अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही किसी और विषय को लेकर। और उत्तर प्रदेश चुनाव पार्ट 2 जल्द ही आएगा, उसकी तैयारी कर रहा हूं मैं। बहुत सी चीजों को उसमें जोड़ना पड़ रहा है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भाजपा की कुंडली का ही विश्लेषण किया था, कांग्रेस की कुंडली का विश्लेषण नहीं किया था मैंने, तो उसका विश्लेषण भी करना है। और प्रियंका गांधी जी की कुंडली का विश्लेषण उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी करना है। तो बात पार्ट 2 तक थी, हो सकता है ये पार्ट 3 तक चला जाए ये वीडियो।
तो इंतजार कीजिए, धीरज का फल मीठा होता है। पार्ट 1 जो डाला है उसे देखिए और उसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और चल रही घट रही घटनाओं को भी साथ ही ऑब्जर्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।